आपका खैर मकदम करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जी प्रोफेसर मसूद साहब, जैसे कि बात हो रही है डायबिटीज़ के ताल्लुक से, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जो डायबिटीज़ किस तरह से चेक किया जाए। हाँ देखिए, डायबिटीज चेक करने के दो तरीके हैं। या तो आजकल जो ग्लूकोमीटर जो कहते हैं, डायबिटीज का जो मशीन होता है, तो मशीन अगर खरीद लेंगे, घर में अगर रख लेंगे, तो उसके स्ट्रिप्स होते हैं। वो स्ट्रिप्स पे खून का जो एक ड्रॉप होता है, वो स्ट्रिप पे जब लगाएंगे और मशीन में लगा देंगे तो वो डायबिटीज का लेवल बता देगा। वो है। और दूसरा क्या है कि आप कोई हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ पर जो डायग्नोस्टिक सेंटर होता है, लैब होता है, वहाँ पर वो लोग आपका ब्लड का सैंपल लेंगे। सैंपल लेकर उनके पास जो मशीन होता है, एनालाइजर कहते हैं, वो उस पर क्या है वो चेक कर कर आपको शुगर का लेवल कह देंगे। दो तरीके हैं। हाँ, तो मगर आजकल जो हर घर में जो डायबिटिक के जो प्रॉब्लम्स हैं, तो ये ज़रूरी हो गया है कि हमारे पास ग्लूकोमीटर होना चाहिए, जिसकी कीमत है तकरीबन 1500 से 2000 तक आ जाती है। तो लेने से अच्छा रहेगा ताकि आप अपने घर में आप टेस्ट कर लें। जी। और मैं ये जानना चाहूँगी कि जो डायबिटीज़ जो बीमारी है, मतलब इसका लेवल क्या होना चाहिए। हाँ, ये मेरे ख्याल से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन भी है इसके अंदर। जी हाँ। डायबिटिक को कब चेक कर सकते हैं और कैसे चेक करते हैं। जी। डायबिटिक जो चेक करने का तरीका है वो 3 लेवल में है। जी। 3 लेवल है। पहले कहते हैं कि फास्टिंग में। जी हाँ। फास्टिंग का मतलब ये है कि आप खाना खाने से पहले आप ले सकते हैं। खाना खाने का मतलब ये है कि मान लीजिए 8 से 12 घंटे का वक्फा है। जी। तो वो रात में भी हो सकता है या सुबह में भी हो सकता है। तो आमतौर पे होता ये कि हम जब रात का डिनर करते हैं, डिनर कर सो जाते हैं, तो 8 घंटे से ज़्यादा वक्फा होता है। जी। तो उसको कहते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर। हाँ, फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं। तो वो फास्टिंग ब्लड शुगर जब आप चेक करते हैं तो उसकी जो मकदार होना 70 से लेके 110 तक होना चाहिए, 70 से लेके 110 तक। सब में पहले बेसिक उसूल ये है कि अगर आपके पास ग्लूकोमीटर है, जी, तो वो ग्लूकोमीटर का जो नाम होता है, ब्रांड होता है, वो लोग एक आपको क्या है मालूम, वो रेंज दे देते हैं कि नॉर्मल का मतलब ये रेंज है, अगर इससे ऊपर है तो अब नॉर्मल है। मगर आम तौर पे हम जो ग्लूकोमीटर इस्तेमाल करते हैं, इसमें एक 10 पॉइंट का इधर उधर फर्क हो सकता है, मगर 70 से 110 तक ये जो होता है ये फास्टिंग का होता है। आप खाने से पहले जो टेस्ट कर रहे हैं वो 70 से 110 तक है। उसके बाद आप नाश्ता कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं, खाना खाए बाद से फिर आप चेक कर रहे हैं, वो 2 घंटे के बाद कर रहे हैं, उसको कहते हैं पोस्ट लंच। जी। तो फास्टिंग में क्या था, जब बगैर खाना खाए नाश्ते से पहले अगर आप ले रहे हैं तो 70 से 110 का रेंज है, वो रहना चाहिए। अगर 70 से अगर कम अगर है तो इसका मतलब आप हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं, समझो। 70 और 110 के बीच में है तो ठीक है, आप नॉर्मल है। उसके बाद आप नाश्ता करें या कुछ खा लिया, आप खाए बाद से 2 घंटे के बाद चेक करेंगे तो उसके बाद 110 से लेके 170 के बीच में होना चाहिए। ये नॉर्मल है, एक 10 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा कि ग्लूकोमीटर है और जो लैब में आप टेस्ट कर रहे हैं तो वहां भी कुछ फर्क हो सकता है, समझो। मगर आमतौर पे ये देखते हैं 70 से 110 और फिर 110 से के की 170 तक है। माफी चाहूंगी, एक कॉलर को शामिल कर लेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा, फरमाइए क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नसीम है, मैं जी से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहती हैं? चेहरे पे ना पिंपल्स आ गए हैं, तो इसके लिए क्या करना पूछना था। अच्छा, बताइए जी। अच्छा। हाँ, आज का जो मौजू है, हम डायबिटीज के ऊपर बात कर रहे हैं। तो पिंपल्स आना ये आम सी बात है, तो वो उसके कई वजूहात हो सकते हैं। जी। उसमें से आम तौर पे पिंपल्स का जो ताल्लुक है वो डर्मेटोलॉजिस्ट, जो स्किन स्पेशलिस्ट वगैरह है, कुछ एलर्जी के इश्यूज हैं और विटामिन कमी है वगैरह, वो इश्यूज होते हैं, वो इंडिविजुअल क्वेश्चन है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि हम उसका आंसर यहाँ पर दे सकते। आमतौर पे या तो आप जनरल फिजिशियन
यानी तो जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको बता सके। इसके कई चीज़ों पे मुनसर होता है कि पिंपल्स क्यों आ रहे हैं, समझ लो। और एक एज का एक रेंज भी होता है, वो उस एज में पिंपल्स आना वो कॉमन सी चीज़ है, समझ लो। तो ये ऐसे चीज़ें, ये हार्मोनल चेंजेस जब भी होते हैं तो इस तरीके के क्या इफेक्ट्स होते हैं। मगर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको ये डॉक्टर जनरल फिजिशियन यानी तो डर्मेटोलॉजिस्ट को आप बता सकते हैं। उम्मीद है मोहतरमा ने सुन लिया होगा। जी तो हम बात कर रहे थे फास्टिंग में। जी हाँ, 70 से 110 तक, और पोस्ट लंच नाश्ता करे बाद से 2 घंटे के बाद 110 से 170 तक। ये अंदाजन है, इसमें कुछ फर्क हो सकता है आप कौन सा मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन से लैब में कर रहे हैं। जो मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लैब इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपना नॉर्मल रेंज दे देते हैं वो। पर फिर भी एक उसूल तो यही है कि आप नाश्ते से पहले जो शुगर करा रहे हैं उसका लेवल कम होना चाहिए, और नाश्ता करने के 2 घंटे के बाद जब कर रहे हैं तो उसका क्या है मालूम, लेवल बढ़ के होना चाहिए। ये तो बुनियादी उसूल है, चाहे पॉइंट्स कितने भी हो। तो ये है, अगर नाश्ते से पहले अगर कर रहे और कभी भी अगर आप कर रहे हैं तो खाली 70 से नीचे अगर शुगर लेवल है आपका तो वो डेंजरस है, आप हाइपोग्लिसीमिया में जा सकते हैं। और तीसरा क्या है, आरबीएस कहते हैं, रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर का मतलब ये है कि आप खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं रोजमर्रा में, एकाएक अचानक आपका ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, तो यूजुअली हम कहते हैं 170-180 के पास आना चाहिए। तो एक 10 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, 170 के आसपास होना चाहिए आपका आरबीएस अगर चेक कर रहे हैं। आरबीएस अगर मान लीजिए कि आरबीएस है रैंडम ब्लड शुगर के दरमियान में, कभी भी रैंडम में आप चेक कर रहे हैं, अगर 200 से ऊपर अगर जा रहा है, 200 से ऊपर जा रहा है, मैंने कहा कि पेशेंट्स ऐसे 400, 500, 600 भी होता है, तो फिर उसको हम हाइपरग्लिसीमिया कहते हैं। हाइपर का मतलब बहुत ज्यादा शुगर का लेवल बढ़ जाना, हाइपोग्लिसीमिया बहुत ज्यादा कम हो जाना। तो ये 2 भी चीजें मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं है हमारे लिए, कि नुकसानदायक है। तो 70 के नीचे भी ब्लड शुगर हो जाना ठीक नहीं है, और 200 के ऊपर भी होना वो भी ठीक नहीं है। तो दोनों सूरत में नुकसान है, तो वो देखना चाहिए। ये मैं ये जानना चाहूंगी कि आमतौर पर इस बीमारी में क्या उम्र के लोग मुब्तला होते हैं? देखिए, डायबिटीज का जो इशू है और हार्ट का जो इशू है, कार्डियक इशू है, पहले ये देखा गया था कि आप 50 और 60 की उम्र में हैं तो इस किस्म की चीज़ें आते थे। मगर अब हालात ये हैं कि मैं कल का एक केस, आमतौर पे क्या है, हम केस के बारे में बात करते हैं, कोई पेशेंट के बारे में, तो उनका नाम वगैरह हम बात नहीं करते, हम कहते हैं केस। कल एक जो मेरे जान पहचान में मेरे फैमिली फ्रेंड हैं, तो उनकी उम्र है तकरीबन 82 साल, 82 साल, ठीक है। वो अपने पोतरे जिनकी उम्र है तकरीबन 30 साल, पोतरे को लेकर, ग्रैंडसन को लेकर हॉस्पिटल को आए हैं बताने के लिए। वो मुझे फोन करते हैं कि इनके कुछ इश्यूज है, वो शुगर का भी हो सकता है, यूरिन इन्फेक्शन है, किडनीज का है, तो ये प्रॉब्लम है, तो अगर आप फ्री अगर है, डॉक्टर फ्री है, तो मैं अपने पोतरे को लेकर बताना चाहता हूँ मैं। तो ये भी एक अजब इत्तेफाक है, ये मैं समझता हूँ कि एक ट्रेजेडी है। ये पुराने ज़माने में होता ये था कि जो पोतरे होते थे, ग्रैंडसन, वो अपने दादा को बताने लेकर आते थे, जी, और जो बेटे होते थे वो अपने वालिदैन को बताने लेकर आते थे। अब बदकिस्मती से हम जो हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वहां पर हो रहा ये है कि वालिदैन अपने बेटे और बेटियों को बताने ला रहे हैं, और जो दादा, ग्रैंडफादर हैं, वो अपने बच्चों को, पोतरों को बताने ला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। तो इसमें जहाँ तक डायबिटीज़ का ताल्लुक है, उम्र का कोई तकाजा नहीं है। अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है तो वो तो बाई बर्थ बचपन से है आपको, और ज़िंदगी तमाम आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा टाइप 1 डायबिटीज़ में। इसमें अभी तक तो इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि हम इससे कैसा निजात पाएँ,
टाइप 1 डायबिटीज में जहां पर आपके पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बना रहे हैं, बाई बर्थ आपको प्रॉब्लम है, यानी तो बचपन से आपको प्रॉब्लम है, कुछ रिएक्शन वगैरह में ये प्रॉब्लम हो चुका है, इंसुलिन आपके जिस्म में नहीं बन रही है और आपको 2 से 3 टाइम तक आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा, इंजेक्शन के जरिए लेना पड़ेगा। टाइप 1 डायबिटीज, इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज जो आम तौर पे 60 साल और 50 साल में आ रही थी, अब टाइप 2 डायबिटीज हम देख रहे हैं 25, 30 और 35 साल में भी आ रही है। तो अब कंक्लूजन ये है कि डायबिटीज का जो ताल्लुक है, पहले जो उम्र का जो मामला रहता था अब उम्र का नहीं है। डायबिटीज कभी भी हो सकती, बाई बर्थ हो सकती है, 5 साल की उम्र में हो सकती है, 10 साल की उम्र में हो सकती है, मगर ये जो बाई बर्थ 5 साल 10 साल का जो मामला है वो टाइप 1 डायबिटीज है। टाइप 2 डायबिटीज बिकॉज ऑफ इनएक्टिविटी कहते हैं, वो अब 30 साल की उम्र से शुरू हो रही है, 30, 35 और 40 साल की उम्र में। और डायबिटीज होना, अब कल ही मैं कुछ पढ़ रहा था जी, कुछ रिसर्च डायबिटीज पे जो भी है, WHO की रिसर्च है कि जो लो इनकम फैमिलीज होते हैं, जो फैमिली में इनकम कम होती है, लो इनकम गरीब लोग होते हैं, वो फैमिली में अगर एक आदमी अगर डायबिटीज में मुब्तला है जी, तो रिसर्च में पता ये चला कि उस फैमिली की 30% आमदनी इलाज के लिए जा रही है। जी हाँ जी। और मैं नाजरीन को यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, लो इनकम के अलावा मेरे वालिदैन भी डायबिटीज में मुब्तला थे जी, और मेरा खुद का काम भी चल रहा है रिसर्च का प्रिवेंटिव डायबिटोलॉजी पे। मैं और बहैसियत डायरेक्टर जब इंडो यूएस हॉस्पिटल मलकपेट पे बैठता हूं तो हर दूसरा पेशेंट डायबिटिक का आता है, वहां पर हर दूसरा पेशेंट डायबिटिक का आता है। तो और दूसरे जगह हिंदुस्तान में जो इलाज चल रहा है, जो मिडिल इनकम के जो लोग हैं, मैं समझता हूं जो एवरेज खर्चा है एक डायबिटिक पेशेंट का हिंदुस्तान में, एक एवरेज बात कर रहा हूं, वो 4 से 6 हजार रुपये माहाना खर्चा है। 4,000 रुपये से लेके 6,000 रुपये, ये तो मैं समझता हूँ मिनिमम खर्चा है एक आदमी के ऊपर हर महीना डायबिटिक पेशेंट पे खर्च हो रहा है। एक अंदाजा बोल रहा हूँ मैं। अब मान लीजिए एक घर में अगर हस्बैंड एंड वाइफ है, मिडिल एज में है, तो तकरीबन 10 से 12,000 तो आपके डायबिटिक के इलाज पे चले जा रहे हैं जी हाँ। और पूरे हिंदुस्तान में ये करोड़ों रुपया डायबिटीज के इलाज में जा रहा है। हम अभी जो इनएक्टिविटी एक्टिविटी की बात कर रहे थे कि कुछ प्रोग्राम्स थे, मेरे साइकिलिंग के प्रोग्राम्स थे और रनिंग वगैरह के, आमतौर पे हमारे जो दोस्त लोग हैं, जो जान पहचानत के लोग हैं, अरे भाई ये दौड़ने की क्या जरूरत है, साइकिल चलाने की क्या जरूरत है वगैरह, को इस तंजिया बातें होती हैं। मैं समझता हूँ कि क्या है, अगर आपकी एक्टिविटी अगर सही रही जी जी जी, तो आप देखिए कि जो अखराजात, सवाल अखराजात का नहीं है यहाँ पर, सवाल ये है कि क्या है मालूम, आप सेहतमंद अगर होंगे तो वो सब में बड़ी दौलत है जी हाँ जी। तो आपकी सेहत नहीं रह रही है और उसके पीछे क्या है, हर महीना आपको खर्चा, और वो खर्चा बढ़ेगा हर महीना मगर कम तो नहीं होगा वो खर्चा। डायबिटीज का इशू लीजिए, कार्डियक का इश्यूज लीजिए, हार्ट का अगर प्रॉब्लम है, किडनीज का अगर प्रॉब्लम है, तो आप कई फैमिलीज और कई पेशेंट्स को देख चुका हूं कि आपकी जो महीने की जो इनकम होती है, महीने की इनकम में हमारे बचपन में क्या हिसाब किया जाता था कि फैमिली की इनकम इतनी है तो घर का रेंट देना है और राशन के पैसे है, बच्चों की स्कूल की फीस के है वगैरह है। मगर अब बदकिस्मती से ये एक ट्रेजेडी है, एक सानिया है हमारा, कि जब महीने की आमदनी होती है तो हमें एक जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो मेडिकल एक्सपेंडिचर क्या है अलग करना पड़ता, दवाई के लिए। अब घर में 5 मेंबर है, 6 मेंबर है, उसमें से 2 बीमार है या डायबिटीज का प्रॉब्लम है, कार्डियक का प्रॉब्लम है, तो 8 से 10 हजार रुपए आप दूसरे खर्चों को रोक सकते हैं मगर ये खर्चों को नहीं रोक सकते जी। तो इस प्रोग्राम में मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि हमारी जो तर्ज जिंदगी है, तर्ज जिंदगी है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारी जो इनएक्टिविटी है, अगर हम उसके ऊपर टाइम देंगे जी जी, हाँ, मान लीजिए उसमें भी अगर कुछ खर्चा है तो खर्चा करना चाहिए, हम समझ जाओ जी, सेहत जरूरी है जी। तो मैं अक्सर जब मैं पेशेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह,
जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो मेरे जो पर्सनालिटी के लेक्चर्स होते हैं वहां पर मैं बिल्कुल पब्लिक फोरम में कहता हूं कि जो आपकी इनकम है, महाना जो इनकम कमा रहे हैं, उसमें से 10% जो इनकम है वो हमारे अपने आप पे खर्च होना चाहिए। जी हाँ। अपने आप पे खर्च होने का मतलब ये नहीं है कि दवाओं पे, दवाखाने में, डॉक्टर्स के पीछे खर्च नहीं। हम हमारी जिंदगी, हमारे तर्ज जिंदगी पे खर्च करना चाहिए, ताकि जब हम मिडिल एज में आएंगे और हम जब ओल्ड एज में आएंगे तो हमें दवाओं की और क्या हॉस्पिटल्स की और ट्रीटमेंट की और सर्जरी की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह हम बचा सकेंगे। इससे पहले के प्रोग्राम में भी मैं कह चुका हूं कि इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस अमेरिका में रिसर्च के दौरान ये पता चला है कि 66% जो बीमारियां हैं जी हाँ। हम जो मुब्तला हो रहे हैं, इंक्लूडिंग डायबिटीज और और कार्डियक प्रॉब्लम जो है, 66% बीमारियां ये है हमारी तर्ज जिंदगी की वजह से है। ये इसका मतलब यह है कि अगर हमारी तर्ज जिंदगी, हमारा लाइफ स्टाइल अगर सही अगर है तो 66% बीमारियों को हम रोक सकते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। तो 66% बीमारियां कंट्रोलेबल है। किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं कि अगर हमारी लाइफ स्टाइल, अगर हमारी तर्ज जिंदगी अगर क्या है कंट्रोल में अगर रहेंगी तो 66% से बीमारियों से दूर रहा जा सकता। आमतौर पे ये पूछते हैं कि भाई तर्ज जिंदगी क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है। नाजरीन के लिए 4 चीजों का ख्याल रखना जरूरी है तर्ज जिंदगी में। एक है फूड हैबिट्स, नंबर 1 जी, खाने का मामला, आपका पीने का मामला है, जो भी कंज्यूम कर रहे हैं वो। नंबर 2 स्लीपिंग हैबिट्स, बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि स्लीपिंग हैबिट्स से बहुत से जो आजकल जो बीमारियां चल रहे हैं, डिप्रेशन चल रहा है, डिप्रेशन, साइकाट्रिक इश्यूज है समझ जाओ, और स्पॉन्डिलोसिस, जॉइंट पेन्स वगैरह हुए, ये स्लीपिंग डिसऑर्डर है। अल्लाह ताला का निजाम है कि क्या है मालूम, 24 घंटे के अंदर 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा आप आराम और नींद के ऊपर देना चाहिए। 8 घंटे आराम, अब या उसके वास्ते, और कम से कम तो हम कहते हैं कि 6 से 7 घंटे तो जरूरी है। अगर 8 घंटे अगर नहीं रहे तो, मगर आप 6 घंटे भी नहीं देना चाह रहे हैं, आप 5 घंटे भी नहीं देना चाह रहे तो सफर होंगे। तो तर्ज जिंदगी में पहली जो एक्टिविटी है वो है फूड हैबिट्स है। सेकंड है स्लीपिंग हैबिट्स हैं, आपका सोने का जो मामला है, आराम का मामला है। थर्ड जो है फिजिकल एक्टिविटी है, जिसके बारे में हम तफसील से बात कर चुके हैं। फिजिकल एक्टिविटी है, इंटरनेशनल कार्डियक सोसाइटी की तरफ से ये गाइडलाइन है कि हमारी 24 घंटे की जो लाइफ है उसमें हम 10,000 स्टेप्स चलना चाहिए। 10,000 स्टेप्स चलने की जितनी एक्टिविटी है उतनी करना चाहिए जी। अब मैं नाजरीन को बताना ये चाहता हूँ, हम लोग आमतौर पे सुबह 1 घंटा मॉर्निंग वॉक को जाते हैं, तो 1 घंटे में तकरीबन 5 किलोमीटर चलते हैं। 5 किलोमीटर का मतलब यह है कि तकरीबन 4,200 से 4,500 स्टेप्स चल रहे हैं। बाकी का जो रोजमर्रा काम कर रहे हैं आप, ऑफिस का काम, घर का काम वगैरह, बाजार में आना जाना, तो वो एक फिजिकल एक्टिविटी होती है। तो 10,000 स्टेप्स चलने की फिजिकल एक्टिविटी आप में होना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप वॉकिंग को जाइए, रनिंग को जाइए, साइकिलिंग को जाइए या जिम को जाइए। वो है तीसरा कंपोनेंट है तर्ज जिंदगी में। चौथा और आखिरी है वो है मैनेजिंग रिलेशनशिप, तनाव का जो मामला है, स्ट्रेस का जो मामला है, उसको मैनेज करना चाहिए। बच्चा जब केजी में होता है, वहां से लेके आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और एक कंपनी के सीईओ है, आपको तनाव होगा, आपको स्ट्रेस होगा। ये 4 चीजों का ख्याल रखना चाहिए। फूड हैबिट्स है, खाने पीने का मामला, स्लीपिंग हैबिट्स है, नींद का मामला, और तीसरा है फिजिकल एक्टिविटी, चौथा है मैनेजिंग रिलेशनशिप। ये 4 चीजें अगर आप कंट्रोल में रखेंगे तो 66% बीमारियों से आप दूर रहेंगे, और इंशाल्लाह डायबिटीज से भी आप दूर रहेंगे। डायबिटीज के 2 इशू है, पहले मालूम कीजिए कि आप डायबिटीज में मुब्तला है या नहीं है। अगर है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं है तो उसको प्रिवेंट करने की कोशिश कीजिए। और वर्ल्ड डायबिटीज डे जो मना रहे हैं कल 14 नवंबर को, पूरी दुनिया में यही अवेयरनेस हम ला रहे हैं कि डायबिटीज से हम दूर रहना चाहिए। इसके लिए बाज़ाब्ता 1 हफ्ते का प्रोग्राम हमारे पास, एक मेगा फ्री डायबिटिक चेकअप है, ये हम इंडो यूएस हॉस्पिटल मलकपेट पे कर रहे हैं जी। और इस तरीके की एक्टिविटीज दूसरे हॉस्पिटल्स और
पूरी दुनिया में हो रहे हैं कल। चलिए इस वक्त तो चला रुखसत लेने का। नाज़रीन, इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम अख्ताम को पहुंचता है। प्रोफेसर मसूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, नाज़रीन के सवालात के जवाब दिए। चलिए नाज़रीन, हमें और हमारे मेहमान को दे इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए TTV उर्दू। खुदा हाफिज।